2024 का लोकसभा चुनाव अब से कुछ महीने की दूरी पर है। इस बीच कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कहते हैं कि बीजेपी का हाल 2004 की तरह हो सकता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस समय पूरे देश में बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ था। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार शाइनिंग इंडिया के नारे के सहारे और फील गुड फैक्टर के सहारे कुछ महीने पहले चुनाव में उतर गई थी और उस चुनाव में बीजेपी की बुरी तरीके से हार हो गई थी और एनडीए की भी हुई थी। उसमें ऐसा नहीं था कि केवल बीजेपी की ही सीटें कम हुई थी, बल्कि बीजेपी के साथ एनडीए में जितने भी दल थे सभी की सीटें कम हुई थी। उसी बात को याद दिला के आज भी कई सारे पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हैं, कुछ पत्रकार जो यूट्यूब पे आ चुके हैं टीवी चैनलों से उतर के, वो लगातार ये बात कहते रहते हैं। तो यहाँ पे बेसिक हमें समझना है कि आखिर इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है या कितनी संभावना है कि 2004 जैसा हाल बीजेपी का 2024 में हो सकता है, यानी कि नरेंद्र मोदी अपना जो सत्ता है वो गंवा सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीजें समझना होगा। पहले समझना होगा कि हमें जो प्रधानमंत्री हैं अभी के और उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में क्या अंतर है। तो विपक्ष ये बात अच्छे से जानता है कि आज की डेट में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के बीच में तुलना करना एकदम बेमानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साम दाम दंड भेद सब अपनाने वाले नेता हैं। उसके विपरीत अगर हम लोग देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो एक सैद्धांतिक तौर पे एक दृढ़ निश्चय के साथ एक जगह टिके हुए होते थे। मोदी जी भी टिके हुए ही हैं एक जगह, यानी कि वो केवल हिंदुत्व के मुद्दे पे टिके हुए हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुत्व के साथ साथ वो अपने प्रशासनिक अनुभव और सामाजिक समरसता के मामले में अडिग थे। यहाँ पे नरेंद्र मोदी 20 इसलिए ज्यादा पड़ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी हर चाल अपनाने के लिए तैयार हैं सत्ता में बने रहने के लिए। वो चाहे किसी की पार्टी तोड़नी हो, किसी की सरकार गिरानी हो, या चाहे किसी के साथ गठबंधन करना हो, वो किसी भी परिस्थिति के लिए लगातार तैयार रहते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो राजनीति देश की रही है उसको बहुत बारीकी से अपने हिसाब से चलाया है। चाहे चुनाव कोई सा भी रहा हो, पिच हमेशा नरेंद्र मोदी ने ही तैयार किया है। क्यूरेटर का काम नरेंद्र मोदी ने ही किया है कि जो बल्लेबाजी हो या बैटिंग हो, पारी किसी की भी रही हो, पिच ग्राउंड सब कुछ हम ही तय करेंगे। उदाहरण के तौर पे आप लोग देखिए, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल था। पूरे देश भर में सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाया गया था। विपक्षी पार्टी के ज्यादातर जो शीर्ष नेता यानी या तो पार्टी प्रमुख थे या फिर मुख्यमंत्री थे या जो दिग्गज नेता थे, चाहे वो भले अभी शासन में हो या ना हो, जैसे कि शरद पवार जी का ले सकते हैं, उनको भी बुलाया गया था। इस तरीके से हर एक विपक्षी नेता जो प्रभाव रखता है समाज के अंदर, उनको बुलाया गया था। उन सभी नेताओं ने इस राम मंदिर के कार्यक्रम से किनारा कर लिया। इसका फायदा नुकसान क्या होगा? फायदा ये कहा जा रहा था कि जो विपक्ष के नेता हैं वो मुसलमानों के साथ खड़े अपने आप को दिखाना चाहते हैं, यानी मुस्लिमों के साथ सॉलिडरिटी दिखाना चाहते हैं। नुकसान क्या होगा? वो 80% हिंदुओं के खिलाफ नजर आ गए, एक झटके में नजर आ गए। एग्जाम्पल देखिए, कल आप चाहे जिस गली में रहते हो या जिस शहर में रहते हो या फिर जिस मोहल्ले में रहते हो या गांव में रहते हो, जितने मंदिर थे वहां पे कार्यक्रम का आयोजन था, उसके लिए बीजेपी ने पैसा नहीं खर्चा किया था। मैं अपने शहर गोपालगंज में जिस भी मंदिर पे गया, उत्सुकता थी, थोड़ा घूमना फिरना शाम को होता रहता है मेरा। मैं हर मंदिर पे गया, वहां पे युवा या तो प्रसाद बांट रहे हैं, महिलाएं वहां पूजा कर रही हैं। वहां पे मैंने पता भी किया कि इसका जो पैसा किसने खर्च किया है, तो पता चला कि इसके लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई खर्चा नहीं किया है। हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की साफ सफाई में कुछ हद तक सहयोग किया है,
लेकिन जो प्रसाद वितरण है या जो पूजा का कार्यक्रम वहां पे आयोजित किया गया, जो साउंड लगे, जो लाइटिंग लगी, जो दिए जले, वो सब कुछ मंदिर या फिर जो वहां पे लोकल निवासी थे उन लोगों की भागीदारी से हुआ। तो एक झटके में 80% देश की आबादी, अब देखिए जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यादव तो राम मंदिर के मुद्दे के बाद भी राजद को वोट करेंगे या फिर समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई किसी को भी वोट कर सकता है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि वो यादव भले समाजवादी पार्टी या फिर राजद को वोट कर दे, लेकिन वो खुद को हिंदू ही मान रहा है, खुद को वो सनातनी ही मान रहा है, वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से खुश है। तो अगर आप मान लीजिए कि 100% तो किसी भी जाति का वोट किसी एक पार्टी को नहीं जाता है, लेकिन बीजेपी यहां भी डेंट लगाते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, जो गेहूं चावल जो मिलता है फ्री मिलता है। आप लोग समझिए कि हम लोग का जो देश है वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति का देश है। इसमें कहा जाता है कि किसी के साथ नमक हरामी मत करना, यानी जिसका खाते हो उसका गुण गाओ, कम गाओ या ज्यादा गाओ। 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी राशन दे रहे हैं। इसके अलावा कल ही एक योजना लॉन्च हुई है, मैं उस पर आऊंगा। उससे पहले पंकज जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि बीजेपी को फायदा राम मंदिर से नहीं बल्कि विरोधी पक्ष के वास्तविकता को नहीं समझने की वजह से हो रहा है और आगे भी होगा। जी यही मैं कह रहा हूं कि आप अगर चले जाते तब भी जो आपके पास वोट बैंक है, जो 35% 40% वोटरों का समूह है, वो विपक्ष को ही वोट करता। हो सकता था कि कुछ जो राइट विंग के लड़के थे, जो लोग नौकरियों के चक्कर में आपको वोट दे सकते थे, नहीं जी ये तो मंदिर के भी कार्यक्रम में आए थे, भले चाहे पहले विरोध किया हो इन्होंने, तो इससे उनको फायदा ही होता। लेकिन इन्होंने जिस तरीके का स्टैंड लिया, इससे नुकसान होगा। दूसरा, कल ही एक नरेंद्र मोदी ने एक और योजना की शुरुआत की है, नाम रखा है सूर्य, वो जो सोलर योजना जो चला रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को सोलर रूफटॉप सोलर लगाने की योजना शुरू की गई है, जिससे लोगों के घरों में मतलब बिना किसी बाधा के बिजली मिलेगी, यानी लाइट मिलेगी। इसके अलावा उनका बिजली बिल जो होगा वो खत्म हो जाएगा। अब अगर 1 करोड़ घरों तक अगर सोलर की व्यवस्था सरकार देती है, जैसे कि उज्ज्वला योजना जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुरू की थी तो यूपी से शुरू की थी, और नतीजा ये हुआ था कि 401 सीट में से 325 सीट बीजेपी और उनके गठबंधन ने जीत लिया। यही हाल अब इन्होंने एक और नई योजना शुरू की है, जो सोलर देने का। अब 1 करोड़ परिवारों के पास अगर सोलर पहुंचता है, सोलर का पूरा सेट मिलता है, वो आत्मनिर्भर बनते हैं बिजली के मामले में, उनका बिजली बिल कम होता है। तो 1 करोड़ घरों का आप वोट जोड़ लीजिए। 1 करोड़ घरों में एवरेज अगर 3 वोट रखते हैं तो 3 करोड़ वोटर हुए, अगर 4 वोट रखते हैं तो 4 करोड़ वोटर हो गए। तो यहाँ पे 2004 जैसी स्थिति नरेंद्र मोदी के सामने इसलिए उत्पन्न हो पाना मुश्किल है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने धर्म के साथ विकास की भी कुछ योजनाओं पे काम किया है। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग देखिए, रोड जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो अलग चीज है। एम्स के भी कई सारे जगहों पे एम्स के निर्माण हुए हैं, कई जगह पे प्रस्तावित है, कई जगह पे काम भी चल रहा है। तो इन चीजों को जब आप देखिएगा तो वाजपेयी जी का जो कॉकटेल था वो थोड़ा सा समरसता वाला था, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो कॉकटेल है ये हाइपर नेशनलिज्म, हाइपर हिंदुत्व और विकास पर आधारित है। यानी कि 3 तरीके से नरेंद्र मोदी वोटर को जोड़ते हैं। पहला तरीका हिंदुत्व, भैया सबसे पहले हिंदू के नाम पे वोट लो। दूसरा तरीका, जो गरीब है उनको राशन दे दो, किसी को गैस सिलेंडर दे दो। अब ये जो सोलर योजना शुरू हो रही है, जो सौर ऊर्जा वाली योजना शुरू हो रही है वो दे दो, किसान सम्मान निधि है वो दे दो। दूसरा ये हो गया। कुछ ऐसे समूह हैं जो राष्ट्रवाद पे वोट करते हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को मजा चखा देंगे, पीओके वापस ले लेंगे। तो यानी कि इन्होंने केवल एक हिंदुत्व के एजेंडे पे अपने आप को सीमित करके नहीं रखा है, जो कि वाजपेयी जी के समय ऐसा था।